हेलो गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वीडियो स्टक हो गया था बीच में, तो हमें फिर से बंद करना पड़ा। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए हम सर को फिर से इनवाइट कर रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज़ थम्स अप करिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। गाइस प्लीज़ मुझे बताइए। रवि, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरा वीडियो आपको दिख रहा है? बिकॉज सम टेक्निकल ग्लिच इज गोइंग ऑन। ओके, तो मैं सर को फिर से इन्वाइट करती हूँ। सॉरी फॉर। हाय तनुजा। और सर के साथ लास्ट एपिसोड हमने किया था जो कि बहुत ही बेहतरीन था। और जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, सर लोगोफिलिया एक स्टार्टअप है सर का, उसके फाउंडर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है हमें। तो हम सर को फिर से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बिकॉज कुछ ग्लिच हो गया था बीच में। सो सॉरी फॉर दैट। I don't know like why this is Wi-Fi भी आज कुछ I don't know what's going on. So please मैं फिर से सर को भेज रही हूँ रिक्वेस्ट। इंटरनेट स्लो है गाइस, आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। सर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सर अनेबल टू ज्वाइन से। वेट सर क्या आप मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर? आई सेंड यू 1 सेकेंड। या सर कैन यू सेंड मी रिक्वेस्ट? ओके। फाइनली। हाय हाय सर। पूजा। सॉरी हाय। वी आर लिटिल लेट। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, इस वजह से इतना टाइम लग गया। सॉरी फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। तो सर एक बार फिर आपका वेलकम है सर हमारे शो में। थैंक हमारा यू। शो बहुत ही अच्छा रहा लास्ट टाइम, इसलिए थैंक फिर से हम आपके साथ कर रहे हैं सर। और आज का शो भी बहुत ही रॉकिंग होने वाला है, ये भी हमें पता है, और बहुत सारी बात करनी है आपसे। बिल्कुल। तो सर एंड फॉर आप आज एनी तो हम पीपल डायरेक्ट शुरू फॉर करते हैं एनी सर। पीपल हाँ जी, फॉर एनी पीपल। हेलो। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया है अगेन। आई डोंट नो। ओ माय गॉड, आज ये नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, वंस अगेन आई एम टेकिंग इन सबको। I lost you there for a moment. So I या was just सर। telling our audience, for any people joining in for the first time, everybody, this is Pooja, and Pooja is following her dream. और ये भी बातें मेरे बारे में करने वाली, उनमें से बहुत सारी बातें इनके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई करती हैं, बहुत सारी बातें अप्लाई करने वाली हैं। पूजा हैज लिविंग her dream, hustling through this sleepy town of Allahabad, and if you believe it, she runs an e-commerce business in fashion in Allahabad, and that's something that's completely unheard of. यहाँ पे और कोई नहीं करता ये काम इनके अलावा, and she's been very brave and she's been very courageous. And in my last conversation with her, Pooja told me that 7 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए, जब पूजा मेरे पास आई थी पूछने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं. And I'm very proud of Pooja and I'm very happy to be here. So Pooja, thank you. Thank you for winning, not just for inviting me. Thank you for winning. I think this is fantastic, and I think you're winning very nicely. And I've seen your progress. Really, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। yeah. सर आपकी वॉइस थोड़ी सी स्लो है सर, एज ऑडियंस इज टेलिंग। अच्छा, और जोर से बोलना है कि इंटरनेट पैची है? थोड़ा शायद इंटरनेट की वजह से है, आई गेस। अच्छा,
अगर फिर से रहेगा ऐसा, so I can speak louder, but ओके अगर फिर से रहेगा ऐसा तो I will change my headset and move to a wired thing. So just let me know if ओके that is true. ओके एवरीवन कैन यू हियर अस प्लीज So if से you थम्स can अप hear us, guys, yeah, if you can hear us, please just give us a thumbs up and we'll understand you. या I think they're done. ओके सो सर हम स्टार्ट करते हैं आज एक और क्वेश्चन 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 बहुत सारे क्वेश्चन है सर क्योंकि आपसे ना इतने सारी चीजें सीखने को है कि बहुत सारा मन करता है कि बस बात करते रहे पूछते रहे तो सर आपका फेवरेट वर्ड क्या है यार इतने सारे हैं, कैसे चूज करें फेवरेट वर्ड कौन सा है? So, मुझे मुझे बहुत ढेर सारे वर्ड अच्छे लगते हैं। मुझे एक वर्ड जो बहुत ही अच्छा लगता है वो है एटम। मुझे छोटे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब छोटा वाला वर्ड कोई टूट जाता है तो बड़ा बड़ा दिल को सुकून मिलता है। मुझे एटम बहुत अच्छा लगता है। तो एटम इज ए प्लस टॉम। टॉम का मतलब होता है कट, ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो जिसे काटा ना जा सके वो एटम होता है। इतनी छोटी सी बात जो कि हमें स्कूल में बताई जा सकती थी और हमें नहीं बताई गई। तो दैट मुझे एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है, इसे कहते हैं एनर्जी। तो ग्रीक भाषा ओके में एक रूट होता है, इसे कहते हैं अर्ग, ई आर जी। और ई आर जी का मतलब होता है काम, यानी वर्क। तो एन का मतलब होता है इनसाइड एंड वाई का मतलब होता है इन द स्टेट ऑफ। सो व्हेन समथिंग इज इन द स्टेट ऑफ वर्क, जब कोई चीज काम कर रही होती है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट्स सच अ फैंटास्टिक वर्ड। एंड अगेन अनदर वर्ड जो कि हमें स्कूल में सिखाया गया था, लेकिन कैसे इसको सिखाना बोलते हैं। So yeah, I love a lot of these words, and I just feel so thrilled. I feel thrilled like almost a school student when I see that इतने सारे ऐसे। अच्छा, so there are people still saying that there's an audio problem, so I'm going to switch my नो headset. Just प्रॉब्लम give ओके me सर one. Yeah, let's see ओके if that सर works. ओके गाइस कहीं जाइएगा मत बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा शो Now I want to know if this is better. It should be better. या It's a wired connection. Better? या सर इट्स नाइस I made two changes, so I think that's going to work. Yeah. So I think just for now, just because I'm being asked, I think atom and energy would pretty much be my favorite words. And जो लोग सुनने वाले हैं उनको ये बड़ा अजीब लग सकता है कि मैं इतने आसान वर्ड्स का चयन कर रहा हूँ, बट वो खुशी जब मिलती है ना, मतलब लोगोफिलिया में दो किस्म की खुशियां मिलती हैं वोकैबुलरी जब हम लोग पढ़ाते हैं। एक होती है डिस्कवरी और एक होती है रीडिस्कवरी। डिस्कवरी होती है जब हमें एकदम से मालूम चलता है कि अरे इस चीज के लिए वर्ड होता है। रीडिस्कवरी होती है जब हमें यह मालूम चलता है कि अरे हम इस चीज को हमेशा से जानते थे लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में। सो आई लव रीडिस्कवरी मोमेंट्स, एंड एटम एंड एनर्जी वर दोस फॉर मी। बट एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ओके वर्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दीज आर जस्ट अ कपल ऑफ देम। ओके ग्रेट तो आज हमें कुछ नया जानने को मिला वैसे सर से आपसे तो पढ़ा है सर मैंने तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली होगी आज तो सर सेकंड क्वेश्चन कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इस दुनिया में चेंज करना चाहोगे ये भी बड़ा रिच सवाल है, बहुत तरीके के जवाब आ सकते हैं। मुझे एक बात से बड़ी कोफ्त होती है कि दुनिया में एक शब्द है HONOUR। HONOUR, पहले अमेरिका ने इसकी स्पेलिंग चेंज करके इसको HONOR बनाया। अब दुनिया ने उसको एक मोबाइल फोन में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया से ऑनर खत्म सा होता जा रहा है। लोग ऑनर की, अपनी इज्जत की, अपने नाम की उतनी परवाह नहीं करते। लोगों को ऑनर और ईगो के बीच का फर्क नहीं मालूम चलता। तो मुझे इसकी बहुत परवाह है। और मुझे जिस तरीके से पाला गया था, मेरी परवरिश जैसे हुई थी, मुझे उसमें ऑनर के लिए बहुत बड़ी जगह दिलाई गई। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे बहुत को लेकिन आई थिंक अगर कोई भी इंसान कुछ भी बदलना चाहे तो मुझे लगता है कि जो हमारे सबसे वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं
those will necessarily need to be in the field of education. अगर हमें कुछ भी बदलना है लास्टिंग चेंज के स्तर पे, तो हमें बच्चों पे काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे अगर काम नहीं होगा तो जो भी हम करेंगे ना, मान लीजिए कि हमने अपनी उम्र के लोगों के लिए कुछ काम किया, वो अपने संग लेके मर जाएंगे. तो दैट वर्क विल नॉट बी लास्टिंग, इट विल नॉट बी अ लास्टिंग चेंज. सो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे आर्किटेक्चर पे तो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, एजुकेशन पे नहीं हो रहे. मुझे लगता है कि चाइना इस मामले में बहुत इम्प्रेसिव था जब उन्होंने अपनी ओलंपिक्स के बारे में प्लानिंग करना शुरू किया. उनको जब मालूम चला कि उनके आज से 12 साल के बाद, दिस इज हिस्ट्री आई एम टॉकिंग, आज से 12 साल के बाद उनको ओलंपिक्स होस्ट करने का मौका मिलेगा, तो चाइना ने इस बात को ठान लिया कि हमें ओलंपिक्स जीतनी है, और ओलंपिक्स को रिग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सब लाइव हो रहा होता है. तो उन्होंने क्लास 1 में काम करना शुरू किया, उन्होंने स्कूल में काम करना शुरू किया, उन्होंने ऐसे एथलीट्स को तैयार करना शुरू किया जिनको कि जब तक ओलंपिक्स आएंगे वो तैयार हो चुके होंगे. चाइना ने कभी ओलंपिक्स नहीं जीते थे, पर जिस साल उन्होंने होस्ट किए, उन्होंने ओलंपिक्स टैली में वर्ल्ड रैंक 1 पाई थी. आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फार साइट दैट ऑल गवर्नमेंट्स नीड टू हैव. मुझे अगर कोई चीज बदलनी है तो मुझे मुझे ये बदलनी है कि हमारा जो, हम जिस दुनिया में रहते हैं, पर्टिकुलरली जिस देश में रहते हैं, उसमें टीचिंग इज अ वेरी स्मॉल पेइंग जॉब. एक स्कूल टीचर की सैलरी, आपको यकीन नहीं होगा, मैं ऐसे स्कूल्स को जानता हूं जिनमें स्कूल टीचर्स की सैलरी 3,000 रुपए होती है. राइट. मेरे घर में जो मेड्स काम करती हैं वो 3,000 रुपए से बहुत ज्यादा कमाती हैं. 3,000 रुपए से शुरू होती है स्कूल टीचर की सैलरी. एक एवरेज सैलरी जो होती है वो कुछ 18 से 25,000 के बीच में रेंज करती है. ये सब इतने लो पेइंग ग्रेड्स हैं कि हम लोग अपने सबसे अच्छे माइंड्स को, अपने सबसे अच्छे ब्रेन्स को खो रहे हैं. क्योंकि इंसान अगर पढ़ाई में तेज है तो वो टीचिंग छोड़ के कुछ भी करेगा, क्योंकि एक तो स्कूल टीचर होना बहुत छोटी बात मानी जाती है आजकल. दैट्स नॉट फेयर. हमारा देश इस स्तर पे, जिस स्तर पे अभी है, उससे ऊपर नहीं उभर पाएगा अगर हम एक ऐसे देश में रहेंगे जहां पे स्कूल्स में पढ़ाना एक तुच्छी नौकरी मानी जाती है. उसी तरीके से जब हम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर का सिलेक्शन होता है पीएचडी स्टूडेंट्स के पूल में से. पीएचडी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है नेट नाम के एक एग्जाम से, और नेट के अंदर, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता. इन लोग को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक रिसर्चर और एक प्रोफेसर में कोई फर्क नहीं होता. तो एक टीचर बात कर पाएगा कि नहीं, एक प्रोफेसर प्रोफेस कर पाएगा कि नहीं. प्रो प्लस फेस, फेस मीन्स टू, यू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू कन्विंस समबडी. प्रो इज फॉरवर्ड. प्रोफेस कर पाएगा कि नहीं, स्पीक कर पाएगा कि नहीं, इस बात को कोई माप ही नहीं है यूजीसी के अंदर. कैसे प्रोफेसर सेलेक्ट हो जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम. और इसका बड़ा मुझे बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि जितने लोग आईएएस का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो आईएएस एग्जाम देते देते नेट का एग्जाम भी दे देते हैं, बिकॉज उनके सिलेबाई ओवरलैप करते हैं. और जिनका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता, कई बार उनका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है, और वो पीएचडी में सिलेक्ट होके उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन जाते हैं. जो इंसान वो काम करना ही नहीं चाहता था, उसको आपने प्रोफेसर बना दिया, तो वो कितने अच्छे से अपनी नौकरी करना चाहेगा, आधे मन से करेगा ना. दिमाग में लाल बत्ती घूम रही है और खड़े हैं क्लासरूम में. That will sound like a compromise. I think the thing that I would like to change the most, particularly if I ever wanted to become the Prime Minister of India, if I ever wanted to change something, I would want to take inspiration from a country like America, जहां पे जीडीपी का 5.7%, अमेरिका इज अ ट्रिलियनेयर इकोनॉमी, एंड वो अपने जीडीपी का 5.7% इन्वेस्ट किया करते थे. आजकल एग्जैक्टली क्या दर चल रही है मुझे देखना होगा. इंडिया अपने जीडीपी का, इंडिया उनका 120th इकोनॉमी साइज है, हम अपने जीडीपी का 3.9% करते हैं. हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए, हमें शायद माननी चाहिए, क्योंकि एक महंगा देश अगर इतना सारा परसेंटेज दे रहा है और एक सस्ता देश इतना कम परसेंटेज दे पा रहा है, तो मैं सस्ता जीडीपी के माप से बोल रहा हूं, तो मुझे लगता है ये गलत है. हमें ओवर कॉम्पनसेट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों में इन्वेस्ट करना चाहिए. आई थिंक दैट शुड बी अ प्रीटी इजी चॉइस. ये मूर्ति बनाने का, मंदिर बनाने का समय नहीं है. मुझे लगता है कि स्कूल्स बनाने का समय, हॉस्पिटल्स बनाने का समय है. राइट. एंड मोस्टली सर ऐसा भी होता है कि मतलब लोगों की ये लास्ट चॉइस होती है टीचर बनना, और अगर कुछ लोग चूज भी करते हैं तो उनका सिर्फ ये होता है कि
मतलब हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर जॉब मिल जाए, ऐसा हाँ, मोस्टली लोगों का हाँ, एम होता है। हाँ। और हम लोगों के जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के स्केल पर रिक्रूटिंग करते हैं, पर्टिकुलरली टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इन लोगों को बाहर निकाल सके, इंटरव्यू से सेलेक्ट होने से रोक सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों का चयन ना हो जो आधे मन से वहां पे बैठे हैं, दिमाग में कुछ और है, यहाँ पे आ गए हैं। ऐसा नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं होता किसी की नीयत को परखना इंटरव्यू के अंदर। राइट। तो सर बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन का जवाब, आई थिंक सबको सुनना चाहिए और ये चेंज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सर मैं भी जब बहुत सारे मतलब कि मेरे जैसे ही लोग हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन, अगर मैं कभी उनसे पूछती हूँ कि आप टीचर यानी कि टीजीटी पीजीटी ये सारी तैयारी करते रहते हैं, उनसे पूछती हूँ कि हम्म। टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं, मतलब कि क्या रीज़न है, तो उनके पास सरकारी इस चीज़ नौकरी, का जवाब नहीं होता है, सिर्फ वो ये बोलते हैं कि जॉब मिल जाएगी और प्रॉब्लम स्टेबल सॉल्व हो जॉब मिल जाएगी, बस जाएगी। इतना ही, श्योर। इतना ही या रहता है उनका। तो सर आज के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका मेजर ड्रॉबैक क्या लगता है आपको, क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो जो मुझे साफ साफ दिखता है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी अर्पित कर रखी है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है वो ये है कि लोग एजुकेशन और नॉलेज के बीच का फर्क नहीं समझते। लोग नॉलेज और स्टडिंग के बीच का फर्क नहीं समझते। लोग स्टडिंग और मेमोराइजिंग के बीच का फर्क नहीं समझते। और मैं इस चीज को स्टेप वाइज समझाना चाहता हूँ। तो एजुकेशन तब होती है जब आप नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं। सी एग्जाम के लिए पढ़ना, नौकरी के लिए पढ़ना, इंटरव्यू के लिए पढ़ना एक बात होती है, क्या पढ़ाई उसके लिए करी जाती है? एक छोटे से यूटिलिटी के लिए पढ़ाई नहीं करी जाती। पढ़ाई करी जाती है जिंदगी को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। इलॉन मस्क इस बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं दैट योर सैलरी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू कैन सॉल्व। एंड वो सैलरी के नाम पे बोल रहे तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े जाते हैं, क्योंकि सैलरी सबको चाहिए होती है। बट मैं कहता हूं कि योर लाइफ क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व, बिकॉज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द ग्रेटेस्ट एबिलिटी दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। एक इंसान को जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है ना, आप जिंदगी में उतना ही कम हैरान होंगे। अगर आपको गाड़ी बनानी आती है, लेट्स से कि आपने 7 दिन की एक मैकेनिक्स की वर्कशॉप कर ली। अब आपको कभी भी कोई गाड़ी खराब हो जाए सड़क पे, तो आपके माथे पे शिकन नहीं आएगी कि आपको मालूम है कैसे करते हैं। वरना राइट। अगर आप 50 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पे गए और 50वें किलोमीटर पे आपकी गाड़ी टूट जाती है, आपके लिए इतनी भयानक सिचुएशन हो जाएगी, बिकॉज फिर आप 50 किलोमीटर वापस कैसे आएंगे? जो टो मशीन है वो 4, 5, 6, 6, 7, 7 घंटों में आती है कभी कभी। हम अमेरिका में नहीं रहते जहाँ पे ट्रिपल ए नाम की सर्विसेज, लोग पैसा कमाते हैं इस चीज के ऊपर। अमेरिका में ट्रिपल ए नाम की सर्विस होती है जो कि रेस्क्यू में ही काम करती है। तो वो लोग, आप जितना महंगा प्लान खरीदेंगे वो उतनी तेजी से आपके पास वापस आते हैं। So why not just do a mechanics workshop? It doesn't take more than 7 days to understand how a car works. You can get better over time. पर जितना सीखना होता है 7 दिन बहुत होते हैं मुझे लगता है। हम्म। तो you are as secure a person as the number of problems you can solve. हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाते हैं। हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि किसी को फर्स्ट एड कैसे देते हैं। हर इंसान को मालूम होना चाहिए कि जैसे कि मैंने कहा गाड़ी कैसे ठीक करते हैं। हर इंसान को मालूम होना चाहिए बेसिक लॉ, बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक मैथ्स। एंड दिस इज द, जब ये मालूम चल जाता है ना, तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी पहले से अच्छी हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ नॉलेजेबल पर्सन एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है और आप उसे कभी यूज नहीं करते, आपको मालूम है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, आपको मालूम है दैट amount of evaporation depends on the area of cross section of the surface exposed to the wind, आपने कभी यूज किया है इस चीज को? पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा है, किसी ने यूज किया है कभी? तो you know it, but if you don't use it, you're not an educated person, you're just knowledgeable. तो एक तो ये डिफरेंस मालूम है। नॉलेज और एजुकेशन का डिफरेंस होता है एप्लीकेशन। आप ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं या बस एग्जाम के लिए जाना था और आज भी किसी तरीके से गलती से वो शब्द याद है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती? कभी फैसिनेट हुए इस बात से? कभी अपनी जिंदगी को अच्छा होते देखा? दैट्स पॉइंट नंबर 1. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the other thing that I want to talk about is there's a difference between memorizing and studying. सी, रटना होता है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोसेस। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको एसटीएम बोलते हैं साइकोलॉजी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है और हम लोग ने कमाल की चीज कर रखी है कि हम एग्जाम से पहले पूरी पूरी किताबें रट जाते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंस, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी जो होती है ना वो 500 मिली माइक्रोसेकंड्स की होती है। इसका मतलब है कि आधे मिनट तक आधे सेकंड तक रहता है दिमाग में। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपसे जितनी भी बातें कह रहा हूं, अभी से 5 मिनट पहले जो मैंने सेंटेंस बोला था वो आपको याद नहीं है, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो बफर है, उसे बफर कहते हैं स्पेस को, वो बफर रिप्लेस हो चुका है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिप्लेस होती रहती है एक दूसरे से। दैट्स हाउ शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क्स। Memorizing is a short term process. It's not meant to educate you. It's meant to solve a temporary problem called an exam. तो अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चीज बदलनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बदलने की जरूरत है वो ये है कि हमें मेमोराइजिंग को कंप्लीटली हटा के स्टडिंग शुरू करनी है। और स्टडिंग के लिए, स्टूडेंट बनने के लिए किताबें पढ़ना आना चाहिए। और किताबें पढ़ने आने के लिए ये जानना है कि किताबें लिखी हैं सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस लिखे हैं वर्ड्स में। वर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं वोकैबुलरी, और यही एक वो सब्जेक्ट है जो कि स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। और मुझे बहुत अजीब लगता है ये कि दुनिया में ऐसे 81 देश हैं जहां पे 81 कंट्रीज जहां पे इंग्लिश इज एन ऑफिशियल और अ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज, वोकैबुलरी नहीं सिखाते। सिखाते भी हैं तो बहुत छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सीमित किस्म की, बहुत अजीब किस्म की वोकैबुलरी सिखाते हैं। हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के वर्ड्स होते हैं, फिजिक्स के वर्ड्स होते हैं, बायोलॉजी के वर्ड्स होते हैं, ये सिखाना चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन लाइफ। दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई लव टू सॉल्व द मोस्ट। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो है कि अगर वोकैबुलरी नहीं सिखाओगे तो रटने के अलावा कोई चारा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर मुश्किल लगता है तो उसका मतलब उसके सेंटेंसेस मुश्किल लगते हैं, और एक मुश्किल सेंटेंस कुछ नहीं होता। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अगर वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, सेंटेंसेस और सब्जेक्ट्स मुश्किल लगने वाले हैं। सो इजी टू सॉल्व दिस बाय जस्ट टीचिंग देम वोकैबुलरी। दैट्स माय आंसर। राइट। या तो सर, जब मैंने भी आपका वर्कशॉप अटेंड किया था तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि काश मुझे 2-3 साल पहले पता चल गया होता। तो मेरे मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमएससी या बीएससी तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती, बिकॉज बहुत सारे उसमें वर्ड थे जो ग्रीक रूट से आए थे और आपने उसमें बताया कि कैसे कैसे। तो मुझे लगा कि वाओ, इट इज़ वेरी थिंग। और मुझे एक्चुअली उसी समय पता चला कि वो उसका एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। तो मतलब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को रट लेते हैं कि क्या होती है एंड जस्ट राइट लिख देते हैं। पर अगर हमें सच में वो पता चल जाए कि वो है क्या, तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल बी ऑलवेज इन आवर मेमोरी। सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। सो सर, अगर आपको स्कूल करिकुलम डिस्कस करने का मौका मिले कभी, तो आप कौन सी 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहोगे उसमें? स्कूल करिकुलम में यस। सबसे पहले वोकैबुलरी हैज टू बी देयर। कोई भी वोकैबुलरी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है। एक स्कूल के करिकुलम के अंदर अगर वोकैबुलरी सिखाई जा रही तो इसका मतलब बच्चे वाकई में स्टूडेंट्स बन रहे हैं, बिकॉज वो स्टडी कर सकते हैं। जितने शब्द आएंगे, एक एवरेज हिंदुस्तानी को 10,000 शब्द आते हैं। एक एवरेज ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट जिसको ऑक्सोनियन बोलते हैं उसको 75,000 यानी 75,000 आते हैं। ये जो 65,000 का डिफरेंस है, ये एक अच्छे स्टूडेंट और एक बुरे स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस होता है। सो हाय अंकित। सो या ये बहुत जरूरी है कि वोकैबुलरी सिखाया जाए, बिकॉज वोकैबुलरी के बिना पढ़ाई करना झूठ है, गलत है, अन्याय है, पाप है, जुर्म है। जैसे भी आप चाहे झूठ बोल रहे हैं, सब लोग एग्जाम के लिए पढ़ने को पढ़ाई करना नहीं कहते। सो दैट्स नंबर 1, करिकुलम में वोकैबुलरी होनी चाहिए। नंबर 2, मुझे इस बात पे बहुत हैरानी होती है कि लोग स्कूलों में जियोग्राफी पढ़ते हैं, होम साइंस पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, साइकोलॉजी नहीं पढ़ते। ये कैसे हो सकता है? हम लोग फिजिक्स जानते हैं और साइकी नहीं जानते। हम धरती के बारे में जानते हैं, इंसान के बारे में नहीं जानते। ये मतलब अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, 2 महीने पहले की बात है। पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे एक स्कूल टीचर भी बैठी थी और उनका शिष्य भी बैठा था। उनके शिष्य ने बताया कि उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। जो स्कूल टीचर बैठी थी, उनको प्रोग्राम के थ्रू पब्लिक स्पीकिंग में बैठ के ये समझ में आया कि पैनिक अटैक होता क्या है, और उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि अरे ये तो मेरे सामने कितनी बार बच्चों को हुआ है और काश मुझे मालूम होता। पैनिक अटैक एक बहुत रेगुलर चीज है आज की दुनिया में, बिकॉज स्ट्रेस इज हाई।
इतनी साइकोलॉजी भी नहीं आती लोगों को, और लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया है, या माता चढ़ गई है, भूत आ गया है. This is not good. This is just wrong. So psychology, one of the things that I want to do before I die is that I really want to have basic psychology introduced, at least at the middle school level. मेरी तो जिद है, जिस उम्र से ज्योग्राफी पढ़ाते हो उसी उम्र से साइकोलॉजी शुरू हो जानी है. ये गलत है, नहीं हो सकता. सो दैट्स टू थिंग्स, वोकैबुलरी, साइकोलॉजी. आपको 5 चाहिए सीरियसली? 3 बता दो चलेगा कि 5 ही चाहिए? अच्छा 5 चाहिए. सो नंबर 3 मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन. उसको एमबीसी बोलते हैं हम लोग. तो एक इंसान जिसका शरीर सही नहीं है, उसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा. इसको मैं समझाना चाहता हूं अपनी बात को. शरीर सही नहीं से क्या मतलब है? अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छा नहीं होगा. डोपामिन से एक्टिविटी होती है, सेरोटोनिन से खुशी होती है. ये अलर्टनेस और चीयर के हार्मोन्स हैं जो कि आपके अंदर बहुत जरूरी हैं कि रिलीज हो. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग रिलीज हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है. तो जब आप ऐसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जब आप काम पे जाते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन सामने लेके आते हैं. अपना चिड़चिड़ा वर्जन लेके नहीं आते, थका हुआ वर्जन लेके नहीं आते. यू आर अ ब्राइट एनर्जेटिक पर्सन. लोगों को ये तक नहीं बताया जाता स्कूल के अंदर कि कितना पानी पीना चाहिए. आप किसी से पूछ लीजिए. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस वन. एनीबडी लिसनिंग टू अस इन दिस सेशन, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स बिलो. एक दिन में कितने ग्लास पानी पीने चाहिए? सो जस्ट पुट दैट देयर एंड वील सी हाउ मच यू नो. सो कितना पानी पीना चाहिए नहीं मालूम है. मेडिटेशन नहीं बताते, बताते भी हैं तो बोरिंग तरीके से बता देते हैं. मेडिटेशन से कितना फायदा होता है. तो बुक्स में केवल ये वाली बात, एग्जैक्टली दैट, आई मीन केवल यही वाली बात कि पानी कितना पीना चाहिए और गहरी सांसें कितनी लेनी चाहिए ब्रेन के लिए, वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों कितने जरूरी हैं. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन has to be right there. Lots of comments coming through. I'm happy about that. So a little more than that, Devanshi. So that's 3 things, right? मुझे लगता है कि नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है एक इंसान की, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. मुझे लगता है रियाज होना चाहिए इस चीज का स्कूल के अंदर, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग. श्रीता, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस इज अ गुड सेशन. इफ यू कैन जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स. वी डोंट नो वेदर Pooja is going to remember to record the session or not. Just write down the answers that I'm giving for this one. Sorry Pooja, cheap shot. So yeah, number 4, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का रियाज होना चाहिए. मुझे लगता है कि बच्चों को एक बहुत छोटी उम्र से गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग के रोल मॉडलिंग करवाने चाहिए. केस स्टडीज चाहे बता दें, चाहे किसी और तरीके से बता दें. इस बात को, थैंक यू अंकित, इस बात को बहुत तवज्जो मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए कि जो हम लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस के थ्रू सीखते हैं मैथ्स में, कि एक समस्या के कई सॉल्यूशंस होते हैं. और जो सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर उनको एक सॉल्यूशन मालूम है ना, तो वो उसी चीज के ऊपर लटक जाते हैं. See, there's something common to Mark Zuckerberg and Steve Jobs and Bill Gates and the founders of Stripe and so many other people, कि ये सारे के सारे जो है ना स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स है. क्यों ड्रॉप आउट किया उन्होंने? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे फिक्स नहीं कर रहे थे. इनका दिमाग खुला था. हम लोग सारे के सारे इंडिया में क्या करते हैं? पहले स्कूल जाएंगे, फिर कोचिंग जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे. अगर आप एकेडमिक्स में जाएंगे तो पीएचडी करेंगे. मास्टर्स डिग्री तक तो सब पहुंचते ही पहुंचते. मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं. मुझे कई बार उनको इस बात के बारे में कन्विंस करने में दिक्कत हो जाती है कि एक इंटर्नशिप, एक अच्छी इंटर्नशिप से जिस किस्म की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, कई बार फॉर्मल एजुकेशन उस किस्म की चीज दे नहीं पाती है लोगों को. उनकी जिद ऐसी होती है, बिल्कुल मुझे मास्टर्स डिग्री करनी है, मैं कुछ भी करूंगा, मास्टर्स जरूर करूंगा. सो डोंट गेट मी रॉन्ग अबाउट दिस. अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं जरूर करिए,
लेकिन अगर आप डरे हुए हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी इसलिए पढ़ाई करने जा रहे हो, प्लीज किसी और की सीट मत सैक्रिफाइस करो। जिस तरीके से एक फर्जी आईएएस ऑफिसर एस्पिरेंट को पीएचडी डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से एक ऐसे इंसान को जो किसी सब्जेक्ट के लिए बना नहीं है उसको उस सब्जेक्ट में सिर्फ इसलिए कि एग्जाम पास करना आता है एक सीट दे दी जाए। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। तो स्कूल करिकुलम से ये कैसे रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कई लेवल्स पे होती है, फाइनेंशियल होती है, लीगल होती है, मेडिकल होती है, रोजमर्रा की होती है, लॉजिकल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब कोई इंसान दुखी लगता है तो क्या करना चाहिए, आपसे उखड़ा उखड़ा लगता है तो क्या करना चाहिए, कम सो रहा है तो क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। तो किसी को बताइएगा नहीं, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द लोगोफिलिया स्कूल, जिसको कि हम लोग आजकल बना रहे हैं, उसका करिकुलम लिखा जा रहा है, काफी हद तक लिखा जा चुका है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट्स, अपनी आवाज काफी धीमे करके बात करना चाहता हूँ, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इनसाइड द लोगोफिलिया स्कूल इज गोइंग टू बी दैट वी आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ सब्जेक्ट. So Okay, we're not great, just sir. going to be we're not just going to be getting people to do various kinds of problem solving situations. We're also going to be comparing कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन कैसा है, almost in an algorithmic fashion. And I think that's a very important part inside a curriculum. That's 4 answers to your question. आपने बहुत लंबा सवाल पूछा है. My last answer to your question number 5 is कोई भी स्कूल करिकुलम वैल्यूज के बिना कंप्लीट नहीं होता है. अब बहुत घटिया घटिया स्कूल्स को जानते हैं जो मॉरल साइंस नाम की एक चीज सिखाते हैं, कभी कभी नाम चेंज करके वैल्यू एजुकेशन कर देते हैं उसको. मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अपने सिद्धांत मालूम होने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सिद्धांत दूसरों से नहीं आ सकते, दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं, बट ये सिद्धांत चूज करने के लिए होने चाहिए. तो बच्चों को अपने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आने चाहिए. वो एक रिलीजियस इंसान होना चाहते हैं कि नहीं, वो एक गॉड बिलीवर होना चाहते हैं कि नहीं, वो कंपैशनेट होना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहते हैं. मुझे लगता है हर एक इंसान को अपने वैल्यूज खुद से तय करने आने चाहिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड लोगोफिलिया संस्कार, जो कि हम लोग का मॉरल कोड है. उसके अंदर ढेर सारे सेट्स हैं, और हम लोग लोगोफिलिया संस्कार अपने स्कूल में जरूर इम्पार्ट करेंगे, और बच्चों को पूछेंगे कि वो उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या जेल जाना चाहते हैं. ओके ओके, दैट्स नाइस सर. अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत नया कुछ मतलब नई चीज़ें पता चली. सर एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें जी. फेल होने की परमिशन नहीं देता. मतलब अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ क्राइम कर दिया हो. तो ये जो हमारा मतलब बचपन से कंडीशनिंग होती है कि फेल होना इज बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत खराब चीज़ होती है, तो हम कुछ नया Right. ट्राई ही नहीं करते हैं. तो ये एक जो चीज़ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? आप कह रहे हैं कि फेल होने की इजाजत होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए. मतलब जैसे कि हमें ये दिखाया जाता है कि पास होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो ये भी होना Absolutely. चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए Absolutely. मतलब डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप अगर True. कुछ नया लिया जा रहा है तो डेफिनेटली बंदा फेल भी हो सकता है उसमें. मतलब इसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर आप कुछ नया करोगे तो फेल भी हाँ. होगे, हाँ. लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो मतलब क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सर. तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं. फिनलैंड इज वन एग्जाम्पल, अमेरिका इज अनदर एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने इन सोल्यूशंस को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा है. अगर आप अमेरिका में सब्जेक्ट स्ट्रीम के नाम पे इकोनॉमिक्स के संग होम साइंस पढ़ना चाहते हो तो कोई नहीं रोकने वाला है आपको. आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहे आप ओढ़ सकते हैं. हम लोग के यहाँ तो 2 स्ट्रीम्स होती है ना, साइंस और कॉमर्स. अगर बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव ऐसे. स्कूल्स है तो साइंस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स 3 हो जाते हैं. अगर आप अमेरिका जाएंगे तो आप जो भी सब्जेक्ट चाहे चूज कर सकते हैं. सो वो होता है. तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये स्ट्रीम्स का सिस्टम हटाने की जरूरत है, बिकॉज हम लोग कैसे लोगों को टनल्स के अंदर, नालियों के अंदर बिठा देते हैं कि तुम ये वाले हो. राइट. तो ये वाला तो पहले हटाने की जरूरत है ताकि सब कुछ हो सके. आजकल इंडिया में एक नई डिग्री शुरू हुई है अगेन अमेरिका से इंस्पायर होके, जिसे लिबरल आर्ट्स कहते हैं. और लिबरल आर्ट्स में यही होता है कि आप जितने भी तरीके के सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकते हैं. तो उस चीज को करने के लिए स्कूल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आई थिंक वो चीज स्कूल में अलाउड होनी चाहिए.
जब ये हो जाएगा तो बच्चे वो सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे जिसके लिए वो वाकई में गिफ्टेड हैं या इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि फेल और पास का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से निकल जाएगा, बिकॉज जब एक इंसान किसी चीज को मन से करता है ना, तो वो अपने लिए करता राइट। है, उसको फिर कोई और नहीं चाहिए होता है बताने के लिए कि तुम पास हुए कि फेल हुए। बट आई डेफिनेटली बिलीव दैट ये फेल और पास जो होते हैं ना, ये क्राइम वाले डिटरेंट लॉज के कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक ऐसा डिटरेंट किस्म का लॉ बनाते हैं कि लोग डरें उस चीज से कि पता है क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि फेल हो जाओगे। तो ये वही वाला लॉजिक लगता है मुझे कि किसी की जान क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि तुम्हें फांसी लग जाएगी। तो व्हेन एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस वाला फंडा स्कूल में बिठाया जाता है, तो एक बड़ा सस्ता किस्म का मोटिवेशन डेवलप होता है जिसे कहते हैं फियर मोटिवेशन। फियर मोटिवेशन इज वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन। वो मोटिवेशन तभी तक रहता है जब तक आपके मन में फियर रहता है। जैसे ही आपने फियर को ट्रांसेंड किया, सब खत्म हो गया। आई मीन लुक एट सचिन तेंदुलकर, ही फेल्ड इन क्लास 10, लेकिन उनको फेल्ड होने से डर नहीं लगा, बिकॉज क्लास 10 में वो ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में थे। मतलब दिस इज रिडिकुलस। सो हट गया ना फियर मोटिवेशन। मैं ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच चुका हूं, मुझे फेल होने से क्या डरना हो। सो आई थिंक दैट cheap motivation called fear has to be replaced with a genuine interest। and बच्चों का मन इतना क्यूरियस होता है कि एक बच्चा जो डिसइंटरेस्टेड हो, ये मेरी जिंदगी में विडंबना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चे का मन मोड़ा ना जा सके पढ़ाई के प्रति। अगर एक बच्चा है जिसको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और ये बात झूठ नहीं बोली जा रही, वाकई में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मतलब लोगोफिलिया लेवल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि किसी घटिया स्कूल में सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, लोगोफिलिया लेवल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, फैसिनेशन बिल्कुल चरम पे है, और तब भी उसको पढ़ने का अगर मन नहीं कर रहा है, तो फिर ये चेक करना चाहिए कि क्या उसके घर में डोमेस्टिक क्राइसिस है, क्या उसके माता पिता के बीच में बनती नहीं है, क्या वो जिंदगी में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर उसको कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या उसे डिसलेक्सिया है या कोई ऐसी चीज है। अगर स्कूल का सिस्टम बिल्कुल साउंड है, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो जल्दी से साइकोलॉजिकल या इमोशनल वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिकॉज एक बच्चा जो क्यूरियस ना हो, ये विडंबना होती है, आयरनी। ऐसा हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए ऐसा। राइट। तो सर, आप इंडिया में अगर हमें टीचिंग फैटर्निटी को इम्प्रूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं? वोकैबुलरी सिखाइए। ओके, टीचर्स को भी। एब्सोल्युटली। लोगोफिलिया ने कितने ढेर सारे स्कूल्स को टीचर ट्रेनिंग करी है। एक टीचर जिसकी वोकैबुलरी खराब है, उसके कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प खराब होगा, बिकॉज पता नहीं उसने कैसे 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 किन हालातों में अपने आप को क्या समझाया है। जो समझाया है वो सही है कि नहीं, इस बात को स्टूडेंट्स तो तय कर नहीं पाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ा दिया जाएगा वो लेके चले जाएंगे घर। तो टीचर के क्लासरूम में कैमरा तो लगा होता है ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजें ना हो। लेकिन मैं तो बहुत ढेर सारे स्कूलों में जाता हूँ, इसलिए मुझे ये बात मालूम है कि किसी भी टीचर के क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है ये कोई नहीं जानता है। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट के लिए और जिंदगी को जबरदस्ती स्मूथली चलाने के लिए। नंबर वन वोकैबुलरी सिखाओ, नंबर टू पब्लिक स्पीकिंग सिखाओ, बात करना आना चाहिए। बात ऐसे करो कि सामने वाला को झुक के सुने आपकी बात को। वो होता है प्रभावशाली होता। और एक इंसान जो प्रभावशाली होता है, टीचर तो नेक्स्ट हो गया, आप क्या करेंगे बात को। दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री, मुझे लगता है कि टीचर्स के अंदर लो एरर टॉलरेंस होनी बहुत जरूरी है। एक टीचर जिसको एरर्स बर्दाश्त है, अपनी डिलीवरी स्टाइल में, अपनी राइटिंग स्टाइल में, अपनी नॉलेज कैपेसिटी में अगर एरर्स बर्दाश्त है, उसके स्टूडेंट्स को भी एरर्स बर्दाश्त होगी। और ऐसा टीचर जो खुद बहुत एरर्स करते हैं, इम्परफेक्शन दिखाते हैं, ऐसे टीचर्स के स्टूडेंट्स को एग्जाम में खराब नंबर देने के लिए मदद नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को बदमाश या शैतान में मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी टीचर्स ग्रोथ नहीं कर पाते। I think those three things will take care.
इसके पास ओके सर, आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। मुझे आपकी आवाज हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? एक बार एक सेकंड just pause. Yeah, सर, कैन यू हियर मी? सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। I can't hear your voice somehow. Your volume is compromised. Voice. Okay. Let me just unplug and replug it. One second, sir. I'll try. Ah, Hello, something can you works. hear me, sir? Much better. Thank you. Yeah. Okay. Today is the day of glitches. Yeah, sir. पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, जब बड़े लोग काम करते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, ये तो सही है सर। हाँ जी। ओके, सो सर लास्ट क्वेश्चन, एटिमोलॉजी एजुकेशन को आप ग्रास रूट लेवल पर कैसे अप्लाई करना चाहोगे? ग्रास रूट से आपका मतलब क्या है? एज या मतलब स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल स्कूल्स? में, स्कूल स्टैंडर्ड स्कूल बेसिकली। राइट राइट। सो ग्रास रूट एजुकेशन में कैसे अप्लाई करना चाहोगे? If you're asking for the long-term vision of Logophilia, are you asking that or you're asking the method that I will use? मेथड सर। मेथड तो बहुत सिंपल है। अगर ग्रास रूट्स पे लेके जाना है तो उसका मतलब है कि प्राइमरी तो हम पढ़ाते ही नहीं है। हम या सेकेंडरी भी नहीं कहेंगे। सो आई थिंक मिडिल स्कूल में मान लीजिए हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो आई थिंक ऑल स्कूल बुक्स, if nothing else can be done, I think all school books should start their chapters with the etymology of all the difficult words that are to be encountered in that chapter. मुझे लगता है कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके difficult words पढ़ लेनी चाहिए। I think that's the easiest way of doing it. ओके, ग्रेट। हम लोग ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप एचआरडी मिनिस्टर होते तो हम इस समय बैठे हुए आपको सेल्स पिच कर रहे होते कि चुपचाप से मान जाओ, इस बात को बस मैंडेटरी कर दो कि सारे के सारे स्कूल्स में हर एक किताब एटिमोलॉजी से शुरू होगी, एंड दैट्स हाउ दैट वुड बी। सो सर टीचर्स को भी पढ़ाना पड़ेगा तब तो, टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर जिस तरीके से एड्यूकॉम्प ने अपना काम किया था ना कि सारे स्कूल्स के अंदर एक स्मार्ट क्लास मैंडेटरी होती है, तो सारे स्कूल्स ने लगवा लिया। स्कूल्स ने फटाफट बिल्कुल अपने पैसे खर्च करके 5 से लेकर 25 लाख तक के सिस्टम्स इंस्टॉल करे थे। एंड बस एक बार that's why you need to have in India, you need to have access to the government, and I think that's very important. ओके, We'll find our way. Yeah. या तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था सर। तो एक खास जो हमने लास्ट टाइम किया था रैपिड फायर राउंड, और यहाँ पे आज हम श्रीता को भी इंक्लूड करेंगे जो कि आपके आंसर्स को वेरीफाई करेंगी। तो मैं स्टार्ट करने से पहले श्रीता को इनविटेशन भेज देती हूँ, सो दैट आप इनविटेशन दे दीजिए, मैं 1 सेकंड के लिए आपसे लीव लूंगा, 1 सेकंड के लिए बस। ओके सर। श्रीता, आई हैव सेंड यू अ रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट। Hi Shita. Hi. How Am I are you? audible? Yeah, I am well. How are you, Pooja? yeah, I'm good. So ready हो आप? हाँ जी. Yeah, sir is back. तो start करते I हैं just हमारा made a rapid fool of fire. myself. जी. मुझे आज के रूल question समझा बहुत- दीजिए पहले. हाँ जी। रूल्स ये मैं हैं कि समझा दूं? आपको- ठीक है सर, हाँ। बताइए। मैं उसको गाला लेवल के, श्रीता कैमरा ऊपर करिए।
हेड लेवल से राइज करें थोड़ा सा, गाला लेवल के रैपिड फायर रूल्स बता देता हूँ। तो Advancing. रैपिड फायर बेसिकली ये है कि श्वेता पे अटेंशन प्लीज, 5 सेकंड जैसे हो जाएगा आप एक घंटी बजा देंगे, बस 5 सेकंड के अंदर मुझे जवाब देना ही देना होगा। नहीं दिया तो 5वां सेकंड हो जाएगा तो मुझे बात करना शुरू कर देना है। 5 सेकंड से ज्यादा सोच नहीं सकते। अगर 5 सेकंड से ज्यादा सोच रहे हैं तो पूजा हमें डिस्क्वालीफाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाएंगी। Okay. I'm Yeah. summarizing. I will ring the bell from 5 seconds from the time Pooja says the only completes the only question. only at 5 seconds, not from just at, एक बार Check. 5 सेकंड पे। पूजा go। हाँ. Okay, and first I will ask question to Shrita. First Shrita has to answer and then we'll match with Dhruv. No, 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 no. I'm not Okay, participating ठीक in है। that. हाँ. ठीक है, I will ask to Dhruv sir, then you have आप to मुझसे ही पूछ लो। हाँ, आप मुझसे ही हाँ पूछ लो। जी, please. answer. Sir आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? हाँ। Black. Done. हाँ। Yeah. Okay. सही है? जी। Okay, second question. कोई डाउट नहीं है. अगर आप एनिमल होते तो कौन सा एनिमल चूज करते बनना? अच्छा, अगर मैं जानवर होता तो मैं I think if I was an animal, yeah, if I was an animal, अच्छा हो गया, पूरी आरती नहीं उतारनी है। If I was an animal, I would probably choose to be an eagle. मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक ईगल बहुत अच्छे से उड़ सकती है। I think that's what I would choose to be. Okay, nice. थर्ड क्वेश्चन, अगर आपकी लाइफ पर बायोपिक बनाई जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर को आपका रोल प्ले करना चाहिए? Yeah, Shrita, write down the answer. हाँ जी. Okay. अगर किस एक्टर को ध्रुव का रोल करना चाहिए? जी। परेश रावल Oh God. Okay. या जॉनी लीवर, one of these two. जॉनी लीवर, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर। Okay. Okay. Yeah. शीता वेरीफाई करो, जी. वेरीफाई करिए। I had no clue. That's why I said I have no clue. Okay. I don't want to comment on this, please. हाँ. Yeah, I think Johnny Lever is the best person to play Dhruv. I think we ना? have a very strong facial similarity and God. Let's move forward. This is going नेक्स्ट somewhere क्वेश्चन, else. अगर आप इनविजिबल हो जाए तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर मैं इनविजिबल हो गया तो मैं कहाँ जाना पसंद करूंगा? अगर मैं इनविजिबल हो गया तो मैं एचआरडी मिनिस्टर के ऑफिस जाना पसंद करूंगा और चुपके चुपके उसके दिमाग में एटमोलॉजी का कीड़ा डालना शुरू करूंगा। ओके, शीता एनी क्लू? सही है? Could be highly possible. Yeah. ओके, अगर लाइक आपको सोशल मीडिया किसी ने बोला कि आप एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो तो कौन सा चूज करोगे, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? YouTube. Super check. Okay. 100% correct. ओके, आपके वॉलेट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है? Amazon Pay card. ओके, ये वाले कॉस्मोपॉलिटन से उठाए हैं Okay. इसने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दुनिया में किस चीज के लिए याद रहना चाहोगे कि आपको लोग किस मैंने लिए याद कि करें? मैंने स्कूल्स को आसान बना दिया। ओके, Super check. आपकी फेवरेट क्विजीन? Chinese, I think. Yeah, Chinese. That's a जी. much better bet. चाइनीज में एनी Yes. पर्टिकुलर? Just Chinese, yeah. Lots of Chinese stuff. I like Chinese food. ओके, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? Lord of the Rings. ओके सर, Super मुझे check. भी और बुक भी दोनों। ओके, मूवी भी देखिए खूब. आपको क्या ज्यादा पसंद है, माउंटेन या बीच? Mountains. ओके, ग्रेट। Check. तो लास्ट क्वेश्चन सर, आपके बचपन का फेवरेट शो जो आप आज भी देखना चाहोगे? Surabhi. ओके,
Great. सिद्धार्थ काक का एक शो आता था रेणुका शहाने के संग सुरभि, इसमें कि वो भारत भ्रमण करवाते थे और अलग अलग जगहों की स्टोरीज लेके आते थे. आई थॉट दैट वाज वेरी नाइसली कंस्ट्रक्टेड. आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई दे आर नॉट रीडूइंग दैट. आई थिंक दैट वाज रियली रियली कूल. Okay, that's great. So sir, it was nice session. मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारी क्यूरियोसिटी अभी भी है, तो फिर से कनेक्ट करेंगे आपको एक बार फिर से. बिल्कुल. मेरा हैम्पर कहाँ है? हैम्पर सर आना पड़ेगा ना सर, ऑनलाइन ही दे सकते हैं. Let's upgrade the Okay. show. Let's start doing these things. This is fun. या सर. तो थैंक यू Yeah. शीता, थैंक यू सर. इट वाज अमेजिंग. लाइक इतना एंजॉय शायद मैंने कभी नहीं किया, एंड आई हैड डन सो मेनी न्यू थिंग्स, सो दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच सर आने के लिए एक बार फिर से. Pleasure, And pleasure. Thank you for having We'll us, meet you Pooja. soon. Yes, Lockdown we should खत्म do होगा this तो again. sir, definitely I'll come to meet you. We should do this again. Please. अगली do. बार हम Yeah. हैम्पर लेके जाएंगे. Please do. हाँ नहीं सर, लेके आऊंगी आप. Thank you for having ठीक us, Pooja. है? Thank you for having us, Yeah. Pooja. Thank you sir, thank you Shrita. Thank you for Have a having. good day. Thank you Bye-bye. for being here, guys. Yeah. Bye. Bye bye. Thank you everybody And for thank being you, here. everyone. Everybody follow Pooja. She's doing a great job. Please Check. follow her. Don't follow Shrita. Follow Pooja. Do follow Dhruv sir and follow Shrita also, because Shrita is also doing a great job. She is helping a lot, because without her we cannot do that. So definitely. True. Okay sir, bye. Bye. Shrita. Bye. Thank you Bye. for being here, Bye. guys. Please Bye. comment, please share your feedback, and next Sunday फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ. Thank you so much. Bye bye. Bye.